हेलो मेरे भाई और उनके भी भाई। ओके, गुड इवनिंग बेटा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड को पूरा ख़त्म किया था। एनसीईआरटी से एक एक लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग भी एनसीईआरटी को पढ़िएगा और अगर कोई नया पॉइंट आपको मिले तो वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। अभी तक किसी ने भी कोई भी पॉइंट व्हाट्सएप नहीं किया। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं होगी, सबसे ज़्यादा चांस इसी के हैं। और दूसरा हो सकता है कि किसी ने पढ़ा हो और उसको कोई भी नया पॉइंट ना मिला हो। खैर, पढ़िएगा जरूर बेटा। हम लोग को आज सेकेंड चैप्टर चालू करना है, दैट इज जीरो ग्रुप। आपके बुक में सेकेंड चैप्टर है जीरो ग्रुप, उसके बाद है फर्स्ट डे और सेकेंड डे। जीरो ग्रुप चालू करने से पहले कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर घर पर कैसे पढ़ें। देखो बेटा, मैं सिर्फ एक बात आपसे बोलूंगा, घर पर कैसे पढ़ें ये अलग अलग बच्चे के साथ अलग अलग कंडीशन है। किसी के घर का माहौल कुछ और है, किसी के घर का माहौल कुछ और है, किसी के मम्मी पापा का नेचर कुछ और है, किसी के मम्मी पापा का नेचर कुछ और है, किसी के सोने उठने का नियम दूसरा है, किसी दूसरे का कुछ और है। तो खैर सबका अलग अलग है, आपको अपना नियम खुद बनाना है। मैं सिर्फ एक बात आपसे बोलूंगा, सिर्फ एक बात, अपने स्वास्थ्य को सही रखो, अपने मेंटल लेवल को सही रखो, टेंशन मत लो, नो टेंशन। टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। हॉस्टल में आप 8-10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते थे, आप अपने घर पर अगर 6 to 7 आवर का स्टडी प्लान कर रहे हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मई का मंथ सेफली निकाल लो। मई का मंथ 6-7 घंटे की पढ़ाई अगर आप घर पर कर रहे हो मई तक, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो टेंशन, बी हैप्पी। लाइक मी, खुश रहो। जून जुलाई में कोरोना काफी थम जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिड ऑफ मई में कोरोना का पीक आएगा। उसके बाद पीक के बाद क्या होता है? डाउनफॉल। जब डाउनफॉल होगा तो चारों तरफ खुशहाली लौटेगी, आप भी खुश हो जाओगे, हम लोग रफ्तार अपनी बढ़ा लेंगे। मई तक आप 6 to 7 आवर की स्टडी का प्लान करिए, बिना किसी टेंशन के खुश होके रहिए। जून जुलाई में हम लोग नया रिवीजन प्रोग्राम भी प्लान करेंगे और रफ्तार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है? तो बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी प्रोटेक्टेड। ओके बेटा, सबको सही दिखाई पड़ रहा है? ओके, तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूं, अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज जीरो ग्रुप। ओके, तो खुश होके रहना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं रोज कहता हूं, 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज, 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज। या तो आप इस एक्सरसाइज को मॉर्निंग में प्लान कर लें, या फिर आप इस एक्सरसाइज को इवनिंग में प्लान कर लें। मॉर्निंग या इवनिंग 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिसमें से एक मेरी फेवरेट जो है वो मैंने आपको बताई थी, स्क्वाट्स, दंड लगाना। बाकी जो 2-3 मिनट में लग जाएगा, बाकी आप क्या कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, वो जरूरी है। मेरी बात को आप जैसा जानते हैं, बहुत अनुभव है बेटा, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। नो टेंशन, 6 to 7 आवर स्टडी टिल मई तक सेफली
हम लोग को डिप्रेशन फ्री रह के निकालना है और 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज, ठीक है, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर जीरो ग्रुप, द लास्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द लास्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, दैट इज जीरो ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC 18th ग्रुप। IUPAC के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप बच्चों? ये जीरो ग्रुप, या IUPAC कन्वेंशन में हम लोग इसी को बोलते हैं 18th ग्रुप, राइट। आइए, आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस और एरोजन। देखो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं। इसका रीजन है बिकॉज दे आर ऑक्टेट ऑब्लिक डुप्लेट is complete, hence non-reactive. इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम के केस में डुप्लेट कहते हैं, बाकी सभी के केस में ऑक्टेट कहते हैं। इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको नोबल गैस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। और रेयर गैसेस या एरोजेंस क्यों कहते हैं? तो ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बिकॉज दे प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, इसलिए इनको रेयर गैसेस या एरोजन कहते हैं। ओके, तो मैं आपसे चाहूंगा कि जहां पर ये लिखा है नोबल गैस और इनर्ट गैस, उसके ऊपर ऐसे करके ये पॉइंट लिख दो। आल्दो मालूम है आपको, फिर भी आप लिख दो। पूरा हाशिया मत भर देना, थोड़ी सी जगह में ऐसे करके, बिकॉज देयर ऑक्टेट ऑब्लिक डुप्लेट इज कंप्लीट, hence non-reactive, hence they are called noble gases और inert gases। डिफरेंट मेंबर ब्रैकेट में NH2 NP6 लिखा है, ध्यान रखिए NH2 NP6 सभी के केस में होगा, लेकिन हीलियम के केस में होगा 1H2, राइट। तो डिफरेंट मेंबर है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। हर गैस के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे हीलियम के ब्रैकेट में हीलियोस लिखा हुआ है, सभी के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा है, उसको काट दीजिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो लास्ट एलिमेंट रेडॉन है दैट इज रेडियो एक्टिव, इसको मत काटिएगा, बाकी सब काट दीजिए। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन, द लास्ट एलिमेंट रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। ओके, जीरो ग्रुप वाज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। आपको ये मालूम है मेंडलीव के समय में जीरो ग्रुप एब्सेंट था, इसीलिए मेंडलीव ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि इनर्ट गैसेस जैसे एलिमेंट्स हमारे वातावरण में होंगे, इसलिए उन्होंने इनर्ट गैसों के लिए कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा। एंड दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव ओल्ड पीरियोडिक टेबल। ऑल मेंबर्स आर मोनो एटॉमिक गैसियस, यस, ये सब के सब मोनो एटॉमिक होते हैं, सिंगल एटम से बने होते हैं, गैसियस होते हैं। इनका Cp to Cv रेशियो 1.66 होता है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए Cp to Cv रेशियो होता है 1.66। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, 1.66 होता है। बच्चों इसी के आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस
ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, कोई कलर नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस होती है। दीज गैसेस नाइदर बर्न नॉर हेल्प इन बर्निंग, ना जलती हैं ना जलने में सहयोग देती हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहयोग करती है। तो गैसें दो प्रकार की हैं, एक जलने वाली और एक जलाने वाली। ये जलने वाली है, ये जलाने वाली है। CO प्लस O2 जलने वाली है, वो जलाने वाली। इनर्ट गैसेस ना ही जलती हैं और ना ही जलाने में सहयोग करती हैं। उसका साफ सा रीजन है, बिकॉज दे आर इनर्ट, किसी से रिएक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि उनका ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, IP आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, हेंस डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, ऑक्टेट इनका क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए दे आर केमिकली इनर्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज 0, बिल्कुल सही बात है। जब ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है तो आप बताओ क्या ये किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अगर इन्होंने किया तो इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ये बाहरी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉनों के प्रति इनकी जो चाहत है वो 0 होती है। इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 0 ग्रुप इज टेकन एज 0। आप जानते हैं अगर आप इनर्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रयास करेंगे तो एनर्जी निकलेगी नहीं, बल्कि हमको देनी पड़ेगी। यस, इनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है? एंडोथर्मिक। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, इलेक्ट्रॉनों के प्रति चाहत 0, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा H पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा। ओके, तो हेंस डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसके ब्रैकेट में आपको ये लिखना है, डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में आपको ये लिखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ओके, देखो बेटा, जैसा कि मैंने बोला था कि हाशिए को पूरा मत भरिएगा, हाशिए पे लिखने योग्य चीज आ चुकी है। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर अगर बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। सवाल ये है सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ती है? तो याद रखिए, ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा। नियन में एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ती है और हीलियम के केस में एनर्जी सबसे कम देनी पड़ती है। बीच में दूसरे एलिमेंट आते हैं, वो अभी लिख दूंगा मैं। मतलब नियन के केस में मोस्ट पॉजिटिव और हीलियम के केस में लीस्ट पॉजिटिव। मतलब मोस्ट पॉजिटिव का मतलब है मोस्ट एंडोथर्मिक और लीस्ट पॉजिटिव का मतलब है लीस्ट एंडोथर्मिक। यहां से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नियन को अगर एक इलेक्ट्रॉन देना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी,
मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी मिनिमम होगी। यस, तो हम यहां लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। और यहां पर हम लिख सकते हैं इजीली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, किसमें? इनर्ट गैसेस में, एमंग इनर्ट गैसेस। वरना पसीना तो इस केस में भी निकल आएगा इलेक्ट्रॉन देने में, क्योंकि प्रोसेस तो यहां पर भी कैसा है? एंडोथर्मिक। तो एमंग इनर्ट गैसेस नियन को इलेक्ट्रॉन देना सबसे डिफिकल्ट होगा, प्रोसेस सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक होगा। हीलियम को इलेक्ट्रॉन देना सबसे आसान होगा क्योंकि प्रोसेस सबसे कम एंडोथर्मिक होगा। तो बेटा एटलीस्ट आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। बाकी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर बच्चों ये होता है आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। ऑर्डर ये है, लेकिन आपको एटलीस्ट मोस्ट पॉजिटिव और लीस्ट पॉजिटिव ये याद होना चाहिए। ये ऑर्डर आपको बच्चों याद होना चाहिए। ऑर्डर याद नहीं कर सकते हैं तो मोस्ट पॉजिटिव नियन और लीस्ट पॉजिटिव हीलियम आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एस दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, इनर्ट गैसेस नॉन पोलर होती है। क्या होती है? नॉन पोलर। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है नॉन पोलर या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं वॉन डेर वाल फोर्स। कौन से फोर्स? वॉन डेर वाल। और वॉन डेर वाल फोर्स लगने के कारण बच्चों इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट और इनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन वेरी लो। कैसा होता है? बहुत कम। आपको मालूम है वॉन डेर वाल फोर्स धरती के सबसे कमजोर फोर्स होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बहुत कम होता है। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है? तो मैं ये हटाना चाहूंगा, ना लिख पाए तो आप जानते हैं वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सुनना, देखो अब नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है, तो इनके बीच में क्या लग रहा है? डिस्पर्जन फोर्स, वॉन डेर वाल फोर्स। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होंगे और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बहुत कम होगा। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हमसे पढ़ा था कि वॉन डेर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट and directly proportional to surface area. Van der Waals force is directly proportional to molecular weight and directly proportional to surface area. तो अगर बच्चों में ध्यान से देखें, from helium, neon, argon, krypton, xenon, रेडॉन बच्चों रेडियो एक्टिव होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी कंपेयर करते समय हम लोग रेडियो एक्टिव को हटा देते हैं। अब कहीं पर भी देखिएगा, मैं कोई भी ग्रुप डील कर रहा हूं, रेडियो एक्टिव को हमेशा हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? अब देखो तो फील करो जरा, जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा,
तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिनन का, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिनन का, और सबसे आराम से, सबसे आसानी से लिक्विफाई होगा जिनन। मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई इज हीलियम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसको लिक्विफाई करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बहुत देर से होगा, बहुत मुश्किल से होगा, राइट। यहां पर एक बात हम और भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ये भी बढ़ेगा। हाँ, आपको जान के खुशी होगी, हीलियम गैस नॉट एडजॉर्ब एट ऑल, ये कभी भी एडजॉर्ब नहीं होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है बच्चों कि ये कभी भी एडजॉर्ब नहीं होती। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। As they are non-polar, hence van der Waal force of attraction exists between their molecule. So their melting and boiling point are very low. जैसा कि मैंने बोला, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ब्रैकेट में ऐसे एरो लगा हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। शॉर्ट में ऊपर की तरफ एरो मतलब वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नीचे की तरफ एरो मतलब वो प्रॉपर्टी घटेगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एरो है और बगल में ऑर्डर भी लिखा है, देखिए हीलियम से जिनन की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, बिल्कुल सही बात है, एरो ऊपर की तरफ लगा है, यस, ऊपर से नीचे जाएंगे ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। एक्सेप्ट हीलियम all noble gases are adsorbed by coconut charcoal, yes, ऊपर से नीचे जाएंगे वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। आपकी कॉपी में हीलियम को मैंने ऐसे काटा है क्योंकि हीलियम कभी भी एडजॉर्ब नहीं होती। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, बस बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो कि वॉन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, राइट। नोबल गैसेस आर स्प्रिंगली सॉल्वेबल इन वाटर, ध्यान रखिएगा, हाईली सॉल्वेबल नहीं होती है, कम मात्रा में सॉल्वेबल होती है। आपने ये लिख लिया होगा, मैं हटाना चाहूंगा। हाँ, अब जब देखिएगा ये कैसे डिसॉल्व होती है पानी में, ये देखिए बेटा सब लोग, ये है वाटर। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल के रूप में पाया जाता है। और ये है आपकी इनर्ट गैसेस, सिमेट्रिकल, नॉन पोलर। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है हमसे, जब इस पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका पॉजिटिव पार्ट क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल पहले नॉन पोलर था उसके एक छोर पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे छोर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में बदल गया और अब इनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए, ये देखिए, इसे कहते हैं कि पहले इस पोलर मॉलिक्यूल ने इस नॉन पोलर को
पोलर में बदला, पोलैरिटी इंड्यूस किया, फिर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, तो इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो यही वो अट्रैक्शन होता है बच्चों जिसके कारण इनर्ट गैसेस वाटर में थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाती हैं, राइट। यही वो अट्रैक्शन होता है बच्चों जिसके कारण इनर्ट गैसेस थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाती हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। अब आप फील करिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन नहीं लेंगे। बच्चों एक बात बताओ, इनर्ट गैस का साइज जितना बड़ा होगा, आप सब पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो ज्यादा मत समय बर्बाद कराइएगा, साइज जितना बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों से दूरी उतना ज्यादा, तो इन इलेक्ट्रॉनों को डाइवर्ट करना उतना आसान। ये वही बात है, मैंने एग्जांपल दिया हुआ केमिकल बॉन्डिंग में कि जब माता पिता की दूरियां अपने बच्चों से बढ़ जाती हैं तो ऐसे बच्चों की बिगड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब माता पिता का होल्ड अपने बच्चों पे कम हो जाता है तो ऐसे बच्चों की बिगड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसलिए माता पिता को दोस्त बनाइए, उनके साथ रहिए, आप भी सेफ रहेंगे और उनको भी अच्छा फील होगा और तरक्की भी होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, माता पिता से बच्चे की दूरी बढ़ गई, बच्चे की बिगड़ने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। यस, तो जैसे जैसे इनर्ट गैसों का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, डी ये जो पोलराइजेशन हो रहा है ये वो बढ़ता जाता है, और पोलराइजेशन अगर बढ़ता जाएगा तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। यस, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो बिगड़ेगा ज्यादा, पोलराइजेशन होगा ज्यादा, और पोलराइजेशन होगा ज्यादा तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा ज्यादा, तो वाटर सॉल्युबिलिटी होगी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा जिनन और सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा हीलियम। राइट बेटा, ये बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, बस जहां पर ये ऑर्डर लिखा हुआ है आपकी कॉपी में उसके राइट साइड पर जगह खाली पड़ी है, उस राइट साइड में आपको ये पूरा बनाना है, ये पूरा आपको बनाना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए, हंसते रहो, टेंशन मत लो। मैंने पहले ही लिखा, नो टेंशन टिल मई, 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज आइदर इन मॉर्निंग और इन इवनिंग, ठीक है। चलिए, आइए आगे बढ़े। These gases have characteristic spectra by which they are identified। बिल्कुल सही बात है। तो हर एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रा होता है, हर इनर्ट गैस का, जिससे हम पहचानते हैं कि ये हीलियम होगी, नियन होगी या आर्गन होगी, राइट। सोर्स की बात करें, मेन सोर्स इज एयर, बिल्कुल सही बात है। इनर्ट गैसेस सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में ये हमारी एयर में पाई जाती हैं, और आपको जान के खुशी होगी एयर में इनका अमाउंट होता है 1% बाई वॉल्यूम। 1% बाई वॉल्यूम का बेटा मतलब ये होता है कि मान लो 1000 लीटर अगर एयर है, कितना
1000 लीटर एयर है, तो इसमें इनर्ट गैस कितना होगा? तो इसमें इनर्ट गैस होगा 1000 लीटर का 1%, दैट इज 10 लीटर। ओके, तो एयर के वॉल्यूम का आप 1% निकाल दिया करिए, तो इनर्ट गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मेन सोर्स इज एयर, बट रेडॉन इज अब्सेंट इन एयर। बिल्कुल सही बात है, रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है, रेडॉन अब्सेंट होगा एयर में। ब्रैकेट में लिखा है 1% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, मैंने आपको बताया। और इसी में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं जहां पे 1% बाय वॉल्यूम लिखा है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप इसके आगे यहां पर लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख ले रहा हूं, आर्गन इज मैक्सिमम इन एयर। ठीक है, यहां लिख दिया, आर्गन इज मैक्सिमम इन एयर। लास्ट ईयर तक मैं पूरा ऑर्डर लिखवाता था कि कौन सी इनर्ट गैस ज्यादा होती है, कौन उससे कम होती है। लास्ट ईयर में पूरा ऑर्डर लिखवाता था, लेकिन इस बार मैं ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूं। एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है कि इनर्ट गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी इनर्ट गैस होती है? आर्गन। तो इसके आगे लिख लीजिएगा, आर्गन इज मैक्सिमम इन एयर। और जहां पे 1% बाई वॉल्यूम लिखा है, उसके नीचे जगह खाली पड़ी है, वहां कुछ लिखवाना नहीं है मेरे को, तो वहां पर आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा, ये चीज। ठीक है, ये चीज लिख लिया। तो 1% बाई वॉल्यूम होती हैं, इनका मेन सोर्स एयर होता है, रेडॉन एयर में अब्सेंट होती है, आर्गन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 1% बाई वॉल्यूम होते हैं। इतनी बातें हैं सोर्स में। अगला पॉइंट लिखा है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। ध्यान रखिएगा, द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम The commercial source of helium is natural gas. नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है मीथेन का, और साथ में इसमें हीलियम भी उपस्थित होती है। सबसे ज्यादा लगभग 85% मीथेन होता है नेचुरल गैस में, और थोड़ा बहुत परसेंटेज हीलियम का भी होता है। तो मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। एनसीईआरटी का पॉइंट है, भूल मत जाना। तीसरा पॉइंट जो बच्चों लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको काट दीजिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो कोई जरूरत नहीं। तो सोर्स में मेन सोर्स ऑफ इनर्ट गैस इज एयर, 1% बाई वॉल्यूम, रेडॉन इज अब्सेंट, आर्गन इज मैक्सिमम, कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। अगला पॉइंट काट दीजिए। नेक्स्ट, रेडॉन ब्रैकेट में लिखा है डिस्कवर्ड बाय डॉर्न, काट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है सब पढ़ने की। रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न, तो कोई जरूरत नहीं है आपको अब ये पॉइंट पढ़ने की, काट दीजिए। इसके आगे चलते हैं। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि हमारे एयर में रेडॉन नहीं है। रेडॉन चूंकि रेडियो एक्टिव होता है, रेडियम जो सेकेंड ए ग्रुप का है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जब रेडियम के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, यस, हीलियम को हम लोग अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी जब आप पढ़ेंगे तो और आप इसके बारे में समझेंगे। तो जब रेडियम के अंदर से हीलियम निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है, 88 से 86, और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है। ये हमें मिल जाता है रेडॉन जो 0 ग्रुप का होता है।
मेरे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अल्फा पार्टिकल को जब निकालते हैं तो एलिमेंट की पोजीशन 2 यूनिट कहां हो जाती है, लेफ्ट में चला जाता है। 2 यूनिट लेफ्ट में चला जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाता है। फॉर डिटेल आप पढ़िए ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो रेडॉन एयर में अब्सेंट होता है, ये बनता है बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम। रेडियम के अंदर से अल्फा निकलता है और वो रेडॉन में बदल जाता है। इनर्ट गैसेस वर डिस्कवर्ड बाय रामसे एंड रेले। बिल्कुल सही बात है। इनर्ट गैसों की खोज रामसे और रेले 2 वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से करी। परंतु बच्चों अगर सवाल आए आर्गन इज डिस्कवर्ड बाय, तो आप आंसर लगाएंगे रेले। क्या लगाएंगे, रेले। इनर्ट गैस डिस्कवर्ड बाय रामसे, रेले, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। आर्गन इज डिस्कवर्ड बाय रेले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हीलियम फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एट सन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स एस D3 लाइन बाई लोकियर। लोकियर को काट दीजिए, लोकियर सोकियर पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, इसको काट दीजिए। इसके पहले जो लिखा वो ध्यान रखिए कि जब सन पर 2 लाइनों की जानकारी लोगों को पहले से थी, D1 लाइन, D2 लाइन। ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स वैज्ञानिकों ने एक लाइन और देखी, D3 लाइन, विच इज ड्यू टू हीलियम। तो हीलियम सर्वप्रथम इसका डिस्कवरी सन पर हुआ था एस D3 लाइन, इसीलिए इसका नाम पड़ा था हीलियोस, जो मैंने कटवा दिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। तो हीलियम फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम सन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ था तब वैज्ञानिकों ने एक D3 लाइन को ऑब्जर्व किया, विच इज ड्यू टू हीलियम। आपको जान के खुशी होगी, ये सन है, ये सन है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा सन है। हाँ, मन, हमारा मन कुछ भी एज्यूम कर सकता है, हम लोग घर पर क्या कुछ नहीं एज्यूम करते। ठीक, हटाओ, डिटेल की डिस्कशन यहां नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। हीलियम की डिस्कवरी सबसे पहले सन पर हुई, नो डाउट। अगर मैं बात करूं अर्थ, हमारी धरती पर हीलियम का डिस्कवरी हुआ रेडियो एक्टिव मिनरल के अंदर। रेडियो एक्टिव मिनरल्स लाइक क्लेवाइट, मोनाजाइट और पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड। अर्थ पर हीलियम का डिस्कवरी रेडियो एक्टिव मिनरल से हुआ, जैसे कि क्लेवाइट है हमारे पास, मोनाजाइट है हमारे पास और पिच ब्लेंड है हमारे पास, लिखा हुआ है। ऑन अर्थ हीलियम वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम